स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से। आज हम लोग 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट ए है उसका पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो फाइनल वीडियो है ये आपका, और इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसमें आपका पहला टॉपिक है लेबल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 3 तरह के लेबल्स में मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है। आपका टॉप लेवल है, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल का आपका मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो आपके टॉप लेवल से ही बनाई जाती हैं। आपके टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ आते हैं। सेकंड है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन वर्क क्या होता है कि वो टॉप लेवल का जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना लोअर लेवल से। इसमें मोस्टली आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे। फिर होता है आपका लास्ट में सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होता है, डायरेक्टली आपके एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी मिडिल लेवल इनको मैसेज कन्वे करता है वो प्रोडक्शन में ये अपने सुपरवाइजर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज से उस तरह का वर्क करवाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन समझेंगे जब तीनों लेवल के, तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है। तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सेट कौन करेगा, आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट। ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं पर्सन टू पर्सन, एक इंडिविजुअल को मिडिल लेवल में जो कि डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनको टॉप लेवल बताता है कि उन्हें किस तरह से या क्या काम करना है। फिर असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स। जो आपका टॉप लेवल है वो आपका जितनी भी डे टू डे वर्क में पैसों की ज़रूरत है जितना भी फाइनेंस है, और फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिल्डिंग है आपका और मशीनरी है, ये सारे यही अवेलेबल कराते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना हम अर्न कर लें। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो पॉलिसीज़ कौन बनाता है, टॉप लेवल। तो सर्वाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो गई, टॉप लेवल की। अगर लॉस में जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, आपका टॉप लेवल। लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ड फॉर एग्जाम्पल में आपकी मीटिंग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लेना है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप ले लीजिए, बहुत इनका जियो सिम है, रिलायंस स्मार्ट है, आपके रिलायंस पेट्रोल पंप है। इस तरह के अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो ये जितनी भी सारी मीटिंग्स होती हैं ये सारे कौन करते हैं, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। अब आपका मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, तो इसमें ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई हैं उसको लोअर लेवल को। सेकंड इनका क्या है, ये अपने डिपार्टमेंट में मोस्टली आपने अभी देखा कि मिडिल लेवल में क्या होते हैं, मोस्टली डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड मैनेजर्स होते हैं। तो इनका जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें इन्हें प्लान्स या जो पॉलिसीज हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है ये उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग। अब देखिए किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना तो एम्प्लॉयज़ हमेशा के लिए रहते हैं, कोई जाता है कोई आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो आपका जो मिडिल लेवल है ये अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको रिक्रूट करते हैं। मतलब कि एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट अपॉइंटिंग मिडिल लेवल ही करता है। पर्सन टू पर्सन टू दियर बेस्ट एबिलिटी के लिए मोटिवेट करना। अभी देखिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली तो मिलता नहीं है आपके एम्प्लॉयज़ से। तो जो भी मोटिवेशन है, जो भी वर्क अच्छा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, उनको मिडिल लेवल क्या करता है, मोटिवेट करता है। ये अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को। देखिए ये क्या करते हैं, टॉप लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, फिर देखते हैं कि ये उस तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर देते हैं।
फिर कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अभी मिडिल लेवल में क्या है ना, आपके सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी एम को अचीव कर पाओगे। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कॉपरेट नहीं करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग लास्ट है जो आपका, वो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। ये हमने पहले भी देखा कि टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी प्लान्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने का लोअर लेवल से कौन करवाएगा, मिडिल लेवल, क्योंकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो मिडिल लेवल, टॉप मिडिल लेवल ही है जो टॉप लेवल से भी कम्युनिकेट करता है और लोअर लेवल से भी कम्युनिकेट करता है। अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट, अभी इनके क्या काम है, तो रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अभी लोअर लेवल में कौन आता है, आपका सुपरवाइजर, जो डायरेक्टली किससे बात करता है, आपके कम्युनिकेट करता है आपके एम्प्लॉइज से। मिडिल लेवल भी नहीं करता है डायरेक्टली, सुपरवाइजर करता है, क्योंकि वही सुपरवाइज करता है एम्प्लॉइज को। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की, उनको अगर सैलरी उनको एडवांस में चाहिए, या उनको लीव चाहिए, या वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं, इस तरह का जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी कौन करेगा, रिप्रेजेंट किसको करेंगे, मिडिल लेवल को, आपके लोअर लेवल वाले। फिर उसके बाद है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर अगर एक हेल्दी कंडीशन नहीं या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रखता है तो वर्कर्स क्या होंगे, अगर वो अपने मन का नहीं कह पाएंगे, या उनको लगता है कि इस तरह से नहीं इस तरह से वर्क हो सकता है, इस तरह का अगर हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एक जो इंडिविजुअल होता है वो कभी भी दबाव में अपना वर्क अच्छा नहीं करता है, जब फ्रीली होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, तभी हम अपना 100% दे पाते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, लोअर लेवल की, कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब देखिए मशीनरी है, मशीनरी को तो टॉप लेवल या मिडिल लेवल जाकर नहीं देख रहा है, सुपरवाइजर देख रहा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मशीनरी वगैरह चेक करवाते रहे कि कहीं ऐसा ना हो अनसेफ हो जाए, कोई वर्कर काम कर रहा है और कोई हार्मफुल हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें भी इनको ही देखनी होती हैं। फिर हेल्पिंग द मिडिल लेवल इन रिक्रूटिंग। अभी जो मिडिल लेवल है वो रिक्रूट कर रहा है, तो लोअर लेवल अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकता है, उनको सजेशंस दे सकते हैं कि इस तरह के इन पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं जो कि हमारे काम में मदद करेगा, क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्शन का जो वर्क कराना है वो कहाँ पर होता है, लोअर लेवल पर ही होता है। कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग देयर सजेशंस। अभी देखिए कम्युनिकेट कौन कर रहा है, वर्कर से, लोअर लेवल। तो वर्कर को अगर लगता है कि वो जिस तरह से वर्क कर रहा है अगर इसको थोड़ा उसका तरीका चेंज किया जाए तो बहुत अच्छे से एफिशिएंसी भी आ सकती है या इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, तो वो किसको बोलेगा, अपने सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर को अगर लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है तो उनके सजेशंस को उस पर अप्लाई करना चाहिए। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। अभी वर्कर्स को सुपरवाइज कौन कर रहा है, सुपरवाइजर, तो उसको देखना चाहिए कि कहीं रिसोर्सेज का या जो मटेरियल है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये लोअर लेवल का मैनेजमेंट देखता है कि जो मटेरियल है वो कम बहुत अच्छी तरह से हम लोग यूटिलाइज कर लें और कहीं पर भी कुछ भी वेस्ट ना हो और जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। अभी जो लेबल्स हमने देखे उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। एक हमारा है ये कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हिंदी में तालमेल बनाना। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ कि कोऑर्डिनेशन देखिए ये डायग्राम है कोऑर्डिनेशन। अभी ये क्या चल रही है आपकी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट की पांचों चीजें हैं। हमने देखा था कि कहीं पे भी मैनेज करना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होता है। लेकिन इन पांचों के साथ जो एक चीज काम करती है वो होती है कोऑर्डिनेशन। अगर प्लानिंग जो बना रहा है उसका ऑर्गेनाइजिंग वाले से या स्टाफिंग वाले से, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग वाले से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, तो वो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सपोज दैट करिए कि जो कंट्रोल कर रहा है उसको प्लानिंग ही नहीं पता कि प्लानिंग एक्चुअल में है क्या, तो वो कंट्रोल कैसे करेगा।
और जो स्टाफिंग वाला है उसको नहीं पता कि प्लानिंग क्या है, कितने प्रोडक्शन आपने करने हैं, किसी भी चीज़ का कितनी आपको यूनिट्स बनानी है, तो वो स्टाफ को कैसे रिक्रूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब ये पांचों मिलकर बनती हैं, ये पांचों हैं जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है आपका, कि जितने भी आप काम कर रहे हो उनके बीच में तालमेल बना के रखना। जैसे एक फैमिली है, अगर फैमिली में 4-5 आप फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ वो अपने अपने कामों में लगे हैं, तो क्या वो बहुत अच्छा परिवार हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। किसी को किसी की ज़रूरत है या कौन कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं है, तो फैमिली क्या है ना, खराब हो जाएगी। वो अपना एक अच्छी फैमिली का एम अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब एक दूसरे को ज़रूरत होगी तो वो उसमें उनका साथ नहीं दे पाएंगे। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना, ये सारे जितने भी आपके मैं बताऊं, जितने भी आपके क्या ये सॉरी वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर ये डिपार्टमेंट एक फैमिली की तरह वर्क नहीं करेंगे, एक फैमिली मेंबर्स की तरह अपनी मतलब एक दूसरे पे तालमेल नहीं बिठाएंगे, तो कभी हो ही नहीं पाएगा कि वो एक साथ काम कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक काम के लिए। अभी देखिए फाइनेंस वाले का अगर प्लानिंग वाले से या ऑर्गेनाइजिंग वाले से आपका कोऑर्डिनेट नहीं करता है वो, तो उसको पता ही नहीं है कि कितने यूनिट्स बनने और हम कितना फाइनेंस इनको दे दें, या रॉ मटेरियल जिनको मंगाना है उनको नहीं पता कि कितनी प्लानिंग करी गई है, कितने यूनिट्स की कितने टाइम के लिए, तो वो रॉ मटेरियल नहीं मंगा पा रहे हैं। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के से, इन सब का एक बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है कि अपने यूनिट्स को ने कितना प्रोडक्शन कर लिया है, अब कितना सेल करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है। तो ये सारे जब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी जाके हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव कर पाएंगे। तो आप ये समझिएगा, कोऑर्डिनेट को हिंदी में तालमेल बोलते हैं। तो हमेशा ये आपको बहुत आसानी से याद रहेगा कि एक दूसरे में तालमेल मतलब कि कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। अभी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, इम्पोर्टेंस भी आपने समझ आ गया। अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो आप अपने एम को कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल एम है उसको कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म all the levels of the management, coordination is required at all the levels। जो coordination है वो सारे levels में, जो top level का अगर middle level से कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो अपनी पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ से जाके टॉप मिडिल लेवल जो है, अगर उसका लोअर लेवल से कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएंगे टॉप लेवल की पॉलिसीज का। इसलिए कोऑर्डिनेशन तो हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोऑर्डिनेशन समझ आ क्या होगा। अब नेचर एंड फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होता किस तरह का है, तो वही बात है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, सारे ग्रुप का एफर्ट एक साथ में लाकर काम करवाता है, जिससे क्या होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एम बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट जब आपसी तालमेल होता है ना, तो हम बहुत खुशी खुशी, माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। इंश्योर यूनिटी ऑफ द एफर्ट्स। अभी यूनिटी, किसी भी आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, उनमें यूनिटी होगी। अभी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि उनका बैकग्राउंड, उनकी स्किल्स, उनकी सोचने की क्षमता, जो माइंडसेट है उनका, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जो बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह होते हैं उनमें जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो बहुत मतलब नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो उनका जो खुद का ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, नहीं मेरे में नॉलेज ज़्यादा है या मुझ में नॉलेज ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, तो फिर आप किसी भी एम को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इन सब नॉलेज को, या इन सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब में आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया फिर दोबारा ज़रूरत ही नहीं है। भाई दोबारा आप प्रोडक्शन करोगे, दोबारा आपको कोऑर्डिनेट, दोबारा आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो दोबारा आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेशिव फंक्शन है।
अभी हर काम में है, क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप सपोज करिए परचेज डिपार्टमेंट में है, तो मैनेजर है, उसने वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा क्या क्या परचेज करना है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर उसने अपने नीचे जिसको लेने के लिए सामान भेज रहा है, जो सुपरवाइज़र है, अगर उसको बता रहा है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि उनकी आपसी समझ बहुत अच्छी हो, जिससे वो जो बात बताएं या जो वो समझा रहे हैं उसको वो समझकर उसी डायरेक्शन में वो काम कर सके। तो ये परवेसिव है, हर एक फंक्शन में आपकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स की क्यों है? क्योंकि सारे मैनेजर्स का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होता है, तो उनके अंदर अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। उनके अंदर क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, उनमें सेटिस्फाइड करने वाली कि नहीं, सबको लेकर चलना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव कर पाएंगे। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल इंडिविजुअल चला रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कोऑर्डिनेशन की, अकेला व्यक्ति है, सारा उसको जो मन मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, उसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन अब जब एक से ज़्यादा 2 3 4 5 20 50 हज़ार लोग हैं, तो फिर उनकी समझ अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, और किसी में ईगो है, किसी का एटीट्यूड है। बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जितने तरह के होते हैं उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम कर पाओ, अपने अपने ईगो, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाइड करके। तो यहाँ आपका आ जाएगा फिर फंक्शनल डिफरेंसेस। अभी क्या है ना, काम बहुत अलग होते हैं, तो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल है, उसका फंक्शन क्या है, उसने क्या काम करना है, दूसरे ने क्या काम करना है, और किस डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है। तो ये फंक्शनल जो डिफरेंसेस हैं, इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम करने के बावजूद भी क्या है, डिपार्टमेंट्स में क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर स्पेशलाइजेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो मिडिल क्लास में होते हैं, तो इनके पास एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन नॉलेज होती है कि भाई सेल्स वाला होगा तो वो सेल्स से मैनेजर एमबीए करके या मार्केटिंग से एमबीए करके आया, तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज है उसके बारे में। जैसे हमने प्रोफेशन का एक टॉपिक लिया था लास्ट वीडियो में कि प्रोफेशन क्या है, तो वहाँ पे सेल्स भी एक प्रोफेशन है, एक मार्केटिंग भी प्रोफेशन है। तो यहाँ पे उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, तो उनके बीच में ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं, सारी नॉलेज जो है ना मेरे पास ही है और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से जब जाकर डिस्कस करें तो आपको समझ आए कि अपनी पॉलिसीज में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो डिफरेंट है। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है ना, इसमें भी कोऑर्डिनेशन, मतलब कि सारे मैनेजर्स जो भी है डिपार्टमेंट के हेड है, उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आपके इम्पोर्टेंस है। अब है मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो ये ग्लोबल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने लग गई है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो हम एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उनकी ब्रांचेस क्या है, एक देश में ही नहीं है, अब वो दूसरे देशों में भी अपने ब्रांचेस को इस्टेब्लिश कर रही हैं। और जो उनका कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं है, वो उनके कंज्यूमर्स भी क्या है, सारी दुनिया में उनकी चीज़ों को खरीद रहे हैं। जैसे सैमसंग का मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, वो क्या है, साउथ कोरियन कंपनी है आपकी। अभी आप डिफरेंट डिफरेंट चाइना का हम लोग इतना प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो एमएनसीज है। चाइना एक दूसरी कंट्री क्या करी है, भारत को अपना सामान बेच रही है। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है आपको ग्लोबली, कि वो जो चाइना में बैठा हुआ मैनेजर है वो समझ सके कि भारत के लोगों का माइंडसेट क्या है और उनको किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो ये अब जो है ना वो मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा, मतलब ग्लोबल लेवल पर है आपका। जैसे कि यहाँ है, एज टुडे द वर्ल्ड is a global blaze where countries are exchanges technologies, goods and services with each other। जो भी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजीज को शेयर कर रहे हैं, सामान को, अपनी सेवाओं को। लोग यहाँ से वहाँ जाके मैनेजिंग, कोई डॉक्टर हैं, सर्विसेज में क्या आता है, आपका डॉक्टर है, जैसे वो जाके अमेरिका में जॉब कर रहा है, अमेरिका का डॉक्टर किसी और कंट्री में जॉब कर रहा है। जो आपके साइंटिस्ट हैं, भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नासा में जाके वर्क करना पसंद करते हैं।
तो जब इस तरह की जो एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट भी चाहिए। तो द प्रेजेंट डे मैनेजर हैज टू एक्ट एज अ ग्लोबल मैनेजर एंड हैज टू फेस मैनी चैलेंजेस। उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस है इन द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री मैनेजर। अगर कंट्री मैनेजर है तो उसने क्लाइंट से डील करना है, आपके उसको सारे सामान किस तरह से लेना है, और बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इस तरह से करनी है इन द कैपेसिटी ऑफ फंक्शनल मैनेजर। अभी जो फंक्शनल मैनेजर है वो आपका क्या डील करेगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज हैं, जो बिल्कुल राइट रिसोर्सेज हो, राइट टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जिससे आपका प्रोडक्शन हो ना वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत है। अब इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस लीडर, अब बिजनेस लीडर जो होगा ना वो दुनिया के साथ चलेगा, क्योंकि उसने अपना सामान क्या है पूरी दुनिया में, कंज्यूमर्स अपने सारे कहाँ हैं, उसको पूरी दुनिया में बनाने हैं, पूरे वर्ल्ड में, अदर कंट्रीज में उसको बेचना है। तो उसका बिजनेस लीडर का माइंडसेट कैसा होगा, वर्ल्ड दुनिया के साथ साथ चेंज होने वाला, जो इन्वायरमेंटल चेंज होंगे उनके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करना, कंपिटिटिव बना रहना दुनिया में, कि मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, डिज़ाइन चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। तो ये बिजनेस लीडर देखता है कि दुनिया में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी अपने मैनेजमेंट में उस तरह के चेंजेस करे जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करे। अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।